अपने जीवन के अहम फैसले स्वयं करने के बाद यदि उनकी असफलता के लिए बच्चे माता पिता को दोष दें, तो यह स्थिति उनके लिए काफी कष्टकारक होती है। ऐसे समय में वे चाहे जिस मानसिक अवसाद से गुजरें, बच्चों का साथ देने के लिए हर प्रकार से तैयार रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी अनेक रंगों की में आज सुनिए एक ऐसी ही कहानी। कहानी का नाम है यह शाम का समय है और इसे लिखा है नीरजा हेमेंद्र जी ने। कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शाम के 6 बज रहे हैं। कार्यालय का समय समाप्त हो गया है। सभी कर्मचारियों की भांति मैं भी घर जाने की तैयारी में हूँ। मेज पर पड़ी फाइलों को समेटकर उन्हें यथास्थान रखने के पश्चात मैं कार्यालय से बाहर निकल पड़ा। जून का महीना था। सूर्य ढलने लगा था, किंतु हवाएं अब भी गर्म थी। यद्यपि तपिश कुछ कम हो गई थी, मैं धीरे धीरे कार्यालय के पार्किंग की ओर बढ़ रहा था। अपने दोपहिया वाहन को निकालकर लंच का डिब्बा और पानी की बोतल डिक्की में रखकर स्कूटर स्टार्ट कर गेट की ओर बढ़ गया। 31 वर्ष हो गए मुझे सरकारी कार्यालय में काम करते हुए। अगले वर्ष मेरी सेवानिवृत्ति है। इतने वर्षों तक मैंने इस कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य किया है। देखते देखते उम्र का एक बड़ा हिस्सा मैंने इस कार्यालय में व्यतीत कर दिया और मुझे इस बात का आभास न होने पाया कि एक स्वस्थ युवा अवतराम यहाँ नौकरी करने आया था और अब लगभग 60 वर्ष का उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित पूरा कर जाएगा। आज ही कार्यालय में मेरी सेवानिवृत्ति के फॉर्म भरे गए हैं। उसी समय से विगत दिन किसी चलचित्र की भांति बरबस मेरे स्मृति पटल पर घूमने लगे हैं। मेरा स्कूटर घर की ओर बढ़ता जा रहा है और मेरी स्मृतियों में विगत क्षण समाते जा रहे हैं। युवा दिनों की बात है, तब मेरे पास स्कूटर नहीं था। मैं साइकिल से चला करता था। उन दिनों जेब में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, किंतु जीवन में सुकून बहुत था। वे दिन बादशाहों के जीवन की भांति हुआ करते थे। उन दिनों की याद आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। विगत स्मृतियों को दरकिनार करते हुए मैंने मार्ग में पड़ने वाली सब्जी की दुकान से सब्जियां खरीदी, बनिए की दुकान से रसोई के लिए कुछ सामग्री ली। आज जब मैं कार्यालय के लिए निकलने लगा था तो पत्नी ने आवश्यक वस्तुओं की एक पर्ची पकड़ा दी थी। ऐसी पर्चियां तो वह बहुधा पकड़ा दिया करती है। सब्जी तरकारी तो लगभग प्रतिदिन ही लेकर जाना रहता है। ये सब कुछ करना मेरी दिनचर्या और स्वभाव में सम्मिलित है। कुछ स्मृतियां, कुछ वस्तुएं समेटकर चलते चलते घर आ गया। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले ही पत्नी ने आ गई कहते हुए दरवाजा खोल दिया। ऐसा प्रतिदिन ही होता है। मैं गेट खोलकर स्कूटर रखता हूँ और वो आ गए कहते हुए दरवाजा खोल देती है। एक ठर्रे में बंधा हुआ जीवन हो गया है, किसी तालाब में ठहरे हुए जल जैसा। किंतु इस ठहरे हुए जल में कभी कभी हलचल होती है। तीव्र हवाओं के चलने से, ये सहसा किसी अवांछित पत्थर के टुकड़े के गिरने से। जब भी ये हलचल होती है उस समय मैं सोचता हूँ, इस हलचल से तो वो ठहरा हुआ जल कहीं अधिक अच्छा है। पत्नी सामान का थैला हाथ से लेते हुए रसोई में रखने चली गई। मैं हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। रसोई से बर्तनों के खटपट की आवाजें आने लगी थी। पत्नी मेरे लिए चाय बना रही होंगी। हाथ मुंह धोकर मैं बाहर आया। तब तक मेरी चाय मेज पर रखी थी। मैं चाय पीने लगा। वहीं से मैंने रसोई में झांक कर देखा, पत्नी सब्जियों को फ्रिज में रख रही थी। सुनिए, अभी कौन सी सब्जी खाने को बना दूं? फ्रिज के पास खड़े खड़े ही पत्नी ने आवाज लगाई। कुछ भी, जो तुम्हारी इच्छा हो, मैंने कहा। मुझे तो सब ठीक लगती है, आप अपनी बताइए, पत्नी ने कहा। ठीक है, परवल बना लो, मैंने बात खत्म करते हुए कहा। मेरे और पत्नी के बीच ऐसी बातचीत प्रतिदिन की है। ठीक है,
कहते हुए पत्नी आई। उन्होंने मेज से चाय का प्याला उठाया तथा पुनः रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे मैं भी रसोई में चला आया। पत्नी जब भोजन बनाती है तो उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। छोटे छोटे काम कर मैं उनकी सहायता कर देता हूँ। मसलन फ्रिज से सामान निकाल लाना, फ्रिज में सामान रख देना, सब्जियां धो कर देना, भोजन बन जाने के बाद उन्हें खाने की मेज पर लगा देना आदि। मेरी पत्नी भी मधुमेह से पीड़ित है। उनके शरीर पर मधुमेह ने अपना दुष्प्रभाव शीघ्र ही डाल दिया है। परिणाम स्वरूप शारीरिक दुर्बलता, हाथ पैर में दर्द आदि लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अतः मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। भोजन तैयार हो गया था। पत्नी रसोई का काम समेट रही थी। उनकी मदद कर मैं शयन कक्ष में आकर लेट गया। मैं 9:30 बजे भोजन करता हूँ। भोजन में अभी समय था, अतः कुछ देर लेट कर मैं पीठ सीधी करना चाहता था। रसोई का काम समाप्त कर कुछ देर में पत्नी भी कमरे में आ गई। कुर्सी खींचकर वो मेरे पास बैठ गई। कमरे में सन्नाटा पसरा था। आज उसका फोन आया था। पत्नी का स्वर सुनकर मैं चैतन्य हो गया। नेत्र यद्यपि अभी भी बंद थे। क्या कह रही थी? मैंने पूछा। मैं अब भी उसी प्रकार नेत्र बंद कर लेटा हुआ था। वही सब कुछ पुराना। मुझसे नाराजगी, आपसे नाराजगी, पति से नाराजगी, भाग्य से नाराजगी। उसकी निराशा भरी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं खामोशी से पत्नी की बातें सुन रहा था। 2-4 दिन व्यतीत होते हैं। मैं स्वयं को संभाल पाती हूँ कि तब तक पुनः उसका फोन आ जाता है। मैं बिखर जाती हूँ। इस प्रकार कब तक रह पाऊंगी? पत्नी की बातें मुझ में निराशा उत्पन्न कर रही थी। मैं तकिए का सहारा लेकर बैठ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि पत्नी घर की बहुत सी अनावश्यक बातें मुझसे नहीं बताती। मुझे तनाव ना हो इसलिए छुपा ले जाती है। बहुत आवश्यक हुआ तभी कुछ बताती है। तुम चिंता क्यों करती हो? जीवन में तो ये सब कुछ लगा ही रहता है। हमारे जीवन में भी तो उतार चढ़ाव आए थे। हमारे पास तो किसी का सहारा भी नहीं था। हमने अपने रास्ते स्वयं बनाए हैं कि नहीं? उसके पास माता पिता का सहारा है, अतः फोन कर लेती है। बस इतनी सी बात है। मैंने पत्नी को समझाते हुए कहा। मधुमेह से पीड़ित पत्नी बेटी की बात को दिल से ना लगा ले, इसीलिए इसके अतिरिक्त मैं उन्हें और क्या समझा सकता था। पत्नी को मैंने समझा अवश्य दिया था, किंतु बेटी की चिंता मुझे भी होने लगी थी। क्या होगा इस लड़की का? जीवन के सभी निर्णय अपनी इच्छा से लेने के पश्चात भी उसके जीवन में कुछ ठीक नहीं है। जीवन में आ रही कठिनाइयों से व्याकुल होकर माँ के पास फोन किया करती है। चलिए भोजन कर लीजिए, समय हो गया। पत्नी ने कहा। अभी मन नहीं है, 10 मिनट बाद चलता हूँ। तुम्हें भूख लग रही हो तो तुम खाकर आराम करो, मैंने पत्नी से कहा। मैं क्यों खा लूं? 10 मिनट में क्या हो जाएगा? पत्नी ने कहा। उनकी बात भी ठीक थी। चलो भोजन निकाल दो। 2-4 मिनट के पश्चात मैंने पत्नी से कहा। मन में चिंता रखकर इस प्रकार लेटे रहने से भी समस्या कहाँ हल होगी? उठकर किसी प्रकार मैंने भोजन किया। बेटी के फोन आने की बात सुनकर भूख यूं भी खत्म हो चुकी थी। घर दरवाजे बंद कर अनावश्यक बत्तियों को बुझाकर मैं सोने के लिए कमरे में आ गया। शरीर और मन थक गया था। पत्नी रसोई समेट रही थी। कुछ देर में बेबी आ गई। इस घर में अब मैं और मेरे पत्नी ही रहते हैं। एक समय था जब मेरे दोनों बच्चों से यह घर चहकता महकता रहता था। आज दोनों विवाहित हैं। बेटा बाहर नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। बेटी भी अपने ससुराल में है। अब यह घर मुझे और मेरी पत्नी को ही खोलना और बंद करना होता है। कुछ ही देर में पत्नी भी कक्ष में आ गई थी। मुझे नींद आ रही थी। मैं सो गया। सुबह घड़ी के अलार्म के साथ मेरी नींद खुली। पत्नी मुझसे पहले ही उठ गई थी। प्रातः के 6 बजने वाले थे। मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। इस बीच काम वाली आ गई थी।
उसकी सहायता से पत्नी ने मेरा नाश्ता व ऑफिस का टिफिन तैयार कर लिया था। आज कार्यालय जाते समय बार बार मेरा मन उद्विग्न हो रहा था। मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी। कार्यालय पहुंचकर मैं थका हारा अपनी मेज पर बैठ गया। काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार विगत दिनों की स्मृतियां मेरे समक्ष आ रही थी, जैसे अभी कल ही की बात है। हंसती चहकती मेरी बेटी हमारे साथ रहती थी। दिन भर उसका नाम ले लेकर उसे पुकारने वाले, उसकी पसंद के बिना घर की चीजें न लाने वाले उसके माता पिता के हाथों से उसका जीवन कब फिसलता गया पता ही नहीं चला। जब पता चला तब तक उसके जीवन पर से नियंत्रण हमारे हाथों से फिसल गया था। आज हम इतने विवश हैं कि कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ शर्वेश भाई, आज कुछ ढीले लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है? मेरे समीप की सीट पर बैठने वाले नरेंद्र ने पूछा। हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही आज गर्मी कुछ अधिक है। हाँ वो तो है, नरेंद्र ने कहा। अरे भाई, सर्वेश जी का तो सबसे अच्छा है। 2 बच्चे हैं, दोनों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करके अपने उत्तरदायित्व से छुट्टी पा गए हैं। पास खड़े राजेंद्र ने उनकी बातें सुनकर कहा। हाँ भाई सही कहा, वो भी नौकरी में रहते हुए सब हो गया, नरेंद्र ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। मेज पर रखी फाइलों को उलटने पलटने लगा। काम में मन नहीं लग रहा था। बच्चों की चर्चा हुई तो बेटी की स्मृतियां पुनः मानस पटल पर दस्तक देने लगी। यही कोई 5 वर्ष पूर्व की बात है। देखते देखते समय आगे बढ़ गया और परिवर्तित हो गया। उस वर्ष मेरी बेटी एमकॉम के अंतिम वर्ष में थी। देखने में खूब आकर्षक, पढ़ने में अच्छी, मेरे घर की रौनक मेरी बेटी इसी शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उसे स्कूटी दिला दी थी। इसे बड़ी कुशलता से वो चलाती थी। फर्राटे से अंग्रेजी बोलती। कॉलेज के अध्यापक भी उसकी बुद्धिमत्ता के प्रशंसक थे। न जाने किस सहेली के संपर्क सूत्र से उसकी जान पहचान उस लड़के से हुई। समय से घर आने वाली मेरी बेटी, जिससे हम सबको बहुत आशाएं थी, देर से घर आने लगी थी। माँ पूछती तो उसकी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती। क्या हो गया अगर कुछ देर बाहर रह लिया तो? एक मैं ही तो नहीं, तमाम लड़कियां बाहर घूम रही हैं। उनके घर में इतनी पूछताछ नहीं होती। आप लोग तो वही पुराने जमाने में जी रहे हैं। उसकी उल्टी सीधी बातों से घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता। माँ के लाख समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन ना होता दिखाई देता। कभी वो समय पर घर आ जाती तो कभी फिर पुनः वही चढ़िया। थक हार कर उसकी माँ ने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। उसकी माँ कहती, न जाने इसे क्या हो गया है, अब पढ़ाई से अधिक बनाव श्रृंगार पर ध्यान देने लगी है। ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में थोड़ा बनाव श्रृंगार बच्चे करते ही हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ही है कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं पत्नी को समझाता। मेरी बात सुनकर पत्नी आश्वस्त हो जाती। बेटा, 6 माह में तुम्हारा एमकॉम पूरा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि समय से तुम्हारा विवाह हो जाए, किंतु यदि तुम नौकरी करना चाहती हो तो उसके लिए हम तुम्हें समय देंगे। लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके लिए यदि तुम कोचिंग करना चाहो तो वो भी कर सकती हो। एक दिन मैंने उसे समझाते हुए कहा था, नहीं पापा, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, पढ़ते पढ़ते मेरा मन ऊब गया है। कहकर वो अपने कक्ष में चली गई। मैंने उसके लिए लड़के देखना आरंभ कर दिया। मेरी बेटी की अच्छी शिक्षा व उसको देखकर कई जगह बात बनने भी लगी थी। मैं प्रारंभ से ही उसके लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के देख रहा था। मुझे ऐसे ही लड़के मिल भी गए। एक सरकारी सेवारत ऑफिसर लड़का मुझे पसंद था। मेरी बेटी को भी वो पसंद कर गया था, किंतु मुझे अपनी बेटी से पूछना था। उसकी पसंद को वरीयता देनी थी। हम सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। योग्य लड़का हमें मिल गया था। माँ, मैं अभी विवाह नहीं करूंगी, एक दिन उसने अपनी माँ से कह दिया। घर में बैठकर क्या करोगी? ना तो तुम कोचिंग ज्वाइन कर रही हो, ना आगे कुछ करना चाहती हो। हमारे भी तो कुछ उत्तरदायित्व हैं, उन्हें समय से पूरा करना है, पत्नी ने कहा। इसे बातचीत कहें या वाद विवाद, ऐसा घर में अब प्रायः होने लगा था।
एक दिन उस लड़के को लेकर हमारी बेटी घर आ गई, जिससे वो प्रेम विवाह करना चाहती थी। क्या करता है? प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है पापा। प्राइवेट कंपनी में जॉब की अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसा नहीं है पापा, आजकल तो सभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मेरी बेटी मेरी सभी बातों का अकाट्य उत्तर दे देती थी। सैलरी कितनी है उसकी? मुझे नहीं पता, किंतु ठीक ही होगी। बेटा, हमने तो तुम्हारे लिए सरकारी महकमे में काम करता हुआ ऑफिसर लड़का देख रखा है, वो तुम्हें पसंद कर गया है। नहीं पापा, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। मेरे समझाने के प्रयत्न को असफल करते हुए वह इस मुद्दे से हट गई। देखते देखते पूरा वर्ष व्यतीत हो गया। मेरी बेटी दिन भर घर में रहती, शाम को बाहर घूमने जाती और 10-11 बजे रात को घर लौटती। मैं और उसकी माँ जानते थे कि वो उसी लड़के के साथ घूमती फिरती रहती है। आगे पढ़ने लिखने और नौकरी के लिए प्रयत्न करने से उसका दूर दूर तक कोई नाता ना था, न कोई रुचि थी। बेटी को इस प्रकार देखकर कभी कभी उसकी माँ कहती कि क्यों ना हम उसकी पसंद के लड़के से उसका विवाह कर दें। वो कहीं वो विवाह करने वाली लड़की नहीं है। उस लड़के के साथ कम से कम खुश तो रहेगी। पत्नी की बात मुझे उचित लगी। उधर उस ऑफिसर लड़के के घर से फोन आने लगे कि मिल बैठकर विवाह की तिथि तय कर ले। बेटी की इच्छा को देखते हुए मुझे उनसे क्षमा मांगकर मना करना पड़ा। एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने का दुख बहुत दिनों तक मेरे हृदय को बीतता रहा। आने वाले लगन में मैंने अपनी बेटी का विवाह उसकी पसंद के लड़के के साथ कर दिया। खूब धूमधाम से दोनों पक्षों के मित्र रिश्तेदारों को अपनी खुशियों में सम्मिलित करते हुए बेटी को ब्याह कर ससुराल विदा कर दिया। सब कुछ ठीक से संपन्न हो गया। 4 दिन के पश्चात पगफेरे की रस्म पूरी करने आई बेटी पुनः ससुराल चली गई। बेटी को विदा करने के पश्चात घर में मन में व्याप्त सूनेपन से हम जूझते रहे। समय व्यतीत होता चला गया। शनै शनै हमने अपने मन को समझा लिया कि बेटियां होती हैं पराया धन। बमुश्किल 2 माह व्यतीत हुए होंगे कि पति के साथ उसके अनबन की खबरें आने लगी। कभी वो फोन पर माँ को अपनी व्यथा बताती, तो कभी फोन की घंटी बजाकर फोन काट देती। जब हम वापस फोन करते तो फोन ना उठाती। उस समय अपनी बेटी की पीड़ा का अनुमान हम तो लगा लेते, लेकिन हमारी पीड़ा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। जीवन की धूप छांव और आपाधापी में 2 वर्ष और व्यतीत हो गए। इस बीच एक प्रसन्नता ने मेरे नाती के रूप में दस्तक दी। नाती 6 माह का होने वाला था। उसे देखने की इच्छा होती और हम बेटी की ससुराल चले जाते। जब भी हम उससे मिलने जाते, बेटी का निराश और तेजहीन चेहरा देखकर तनावग्रस्त और दुखी होकर लौटते। कभी हाल पूछने के लिए फोन करते तो पति की कमियां, जो सचमुच उस लड़के में हमें भी दिखती थी, बताती। जब हम उसे कुछ भी समझाने का प्रयत्न करते, फोन काट देती। फिर चाहे लाख फोन मिलाते रहो, उठाती नहीं। हम स्वयं को किसी अपराधी की भांति कटघरे में खड़ा पाते। ये सब चीजें हम लोगों की चिंता को बढ़ाती। पापा, इसने नौकरी छोड़ दी है। आप लोगों ने उससे विवाह करने के लिए मुझे रोका क्यों नहीं? एक दिन बेटी का फोन आया और हमारा रहा सहा सुख चैन भी छिन गया। मेरी बेटी की रुलाई थम न रही थी। उसके पति का नौकरी छोड़ देना हमारे लिए किसी गहरे आघात से कम न था। हमने दामाद को फोन किया तो उसने बताया कि कार्यालय में तनाव चल रहा था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। अब दूसरे जॉब की तलाश कर रहा हूँ। दामाद ने बड़े आराम से कहा। आजकल नौकरी शीघ्र मिलती कहाँ है? 2 वर्ष हो गए। दामाद आज तक घर में बैठा है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, दामाद हमसे पैसे मांग कर ले जाता है। आर्थिक तंगी में भी बेटी और नाती का मुंह देखकर हम कभी मना नहीं कर पाते। कहीं न कहीं से पैसों की व्यवस्था कर देते। अब प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि हम सहायता के रूप में देते हैं। निश्चित रकम देने के बाद भी वो बहुधा अतिरिक्त पैसे ले जाता है। पत्नी ने कई बार बेटी को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दी है, तुम्हें इस योग्य बना दिया है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको। तुम कोचिंग ज्वाइन कर नौकरी की तैयारी करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मम्मी, आपको कोई परेशानी बताओ तो आप सिखाने लगती है।
बेटी की बात सुनकर पत्नी रुआंसी हो जाती। मैं समझ जाता कि मेरी बेटी कुछ भी सुनने व मानने को तैयार नहीं है। ना अब तैयार है, ना विवाह किया तब तैयार थी। कभी कभी मैं सोचता कि बच्चे जब माता पिता की बात नहीं मानते, उनके अनुभवों का लाभ नहीं उठाना चाहते तथा जीवन के प्रमुख निर्णय, विवाह इत्यादि अपनी इच्छा से कर लेते हैं, तो जीवन की दुश्वारियों को फेस क्यों नहीं कर पाते? असफल होने पर माता पिता को दोष क्यों देते हैं? अब स्थिति ये है कि जब भी हमारी बेटी का फोन आता है, हम सब पहले ही भयभीत हो जाते हैं, यह सोचकर कि न जाने अब कौन सी समस्या आने वाली है, कौन से आरोप प्रत्यारोप हम पर लगने वाले हैं। क्योंकि विवाह के पश्चात आज तक कभी भी उसने अच्छी बात के लिए फोन नहीं किया है। कान तरस गए हैं उसकी तरफ से कोई अच्छी बात सुनने के लिए। मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है, कभी कभार किसी तीज त्योहार में आ जाते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो एक किसी कंपनी में कार्यरत है, उसका परिवार है, उसका उत्तरदायित्व व अवकाश की समस्या उसे यहाँ आने के कम ही अवसर देती है। रिश्तेदार और ऑफिस वाले समझते हैं कि मेरे सभी उत्तरदायित्व समाप्त हो गए हैं, वो भी नौकरी में रहते हुए। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, किंतु समस्याएं उसी प्रकार सामने खड़ी हैं। हाँ, उनका रूप अवश्य बदल गया है। दिन व्यतीत होते जा रहे हैं। मेरा नाती अब 4 वर्ष का हो गया है। उसकी पढ़ाई अभी तक प्रारंभ नहीं हुई थी। मुझे उसकी भी फिक्र है। मेरे बेटी दामाद अपनी बनाई हुई समस्याओं में उलझे हैं। बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सुनिए, आज सुम्मू, मेरी बेटी समृद्धि का फोन आया था। ऐसी ऐसी बातें करती है कि मन घबराने लगता है। आज पुनः पत्नी ने कहा। हाँ हूँ, पत्नी कहती जा रही थी। मैं बस हाँ हूँ करता जा रहा था। बिलख बिलख कर रो रही थी। कह रही थी कि मम्मी मैं फंस चुकी हूँ। ये आदमी कुछ करना नहीं चाह रहा है, घर में बैठा है। सुम्मू की बातें सुनकर दिल घबराता है। क्या करूं? पत्नी की बात सुनकर अगले दिन मैंने बेटी के घर जाने का निर्णय किया। मैं अपनी लड़की के घर जाने से बचता हूँ। मेरा मानना है कि उसे अपने जीवन को अपने ढंग से संवारने बनाने का अवसर देना चाहिए। मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु अब पानी सिर से ऊपर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें माता पिता के उत्तरदायित्व का वहन अब भी करना चाहिए। उसके समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं बेटी के घर पहुंचा। उसका हाल देखते ही मैं फक रह गया। ये क्या हाल होता जा रहा है उसका। स्मार्ट, आकर्षक, नई नई ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली, पढ़ाई में मेधावी, एमकॉम की हुई लड़की ने अपना क्या हाल कर लिया है। कमजोर शरीर, निस्तेज चेहरा, हमें देखते ही चेहरे पर फीकी हंसी। वह चुपचाप आकर हमारे सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ देर तक हमारे बीच खामोशी पसरी रही। कमरे में हम तीनों के अतिरिक्त कोई नहीं था। बेटा, तुम नौकरी के लिए प्रयत्न करो, मैंने बात प्रारंभ करते हुए कहा। पढ़ाई छूटे हुए 5 वर्ष हो गए पापा, उसने कहा। तो क्या हुआ, तुम कोचिंग ज्वाइन करो, पैसे हम देंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ नए सिरे से प्रारंभ किया जा सकता है, मैंने समझाते हुए कहा। आप दूसरी बार नाना बनने वाले हैं, दामाद ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उसने हमारी बात सुन ली थी। मेरा नाती दामाद की अंगुली पकड़े हुए था। वह छोटा सा बच्चा मासूमियत से सबकी ओर देख रहा था। दामाद की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आगे हम कुछ और कह पाने की स्थिति में नहीं थे। कोई बात नहीं बेटा, इसके बावजूद भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम आगे बढ़ो। कुछ क्षण रुककर मैंने अपना प्रयास जारी रखा। हमारी बातचीत के बीच पत्नी चुप थी। उन्हें पता था कि यदि वो कुछ भी बोलेंगी तो बात बिगड़ने के अवसर बढ़ जाएंगे। मेरी बेटी अपनी माँ की बात ना तो विवाह से पहले सुनती थी, न अब सुनने मानने को तैयार रहती है। पापा, इस स्थिति में जबकि मैं फंस चुकी हूँ, उसने पुनः अपनी वही बात कही। तुम्हारे भीतर का हौसला शेष है तो सब कुछ शेष है बेटा। मेरी बेटी मेरी बात सुन रही थी, किंतु उसके चेहरे पर वही निराशा के भाव थे।
बेटा, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जब बेटियों ने बच्चों की परवरिश करते हुए उच्च पदों पर नौकरियां प्राप्त की हैं। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो बेटा, तुम स्वयं आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को सहारा दे सकती हो। रही बात बच्चों की, तो काम के सिलसिले में तुम्हारे बाहर रहने पर उन्हें संभालने के लिए दामाद जी वो हम लोग हैं। मैं समझाता रहा, किंतु समृद्धि ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मैं और उसकी माँ निराश होकर घर चले आए। रास्ते भर पत्नी बार बार रो पड़ती, कैसी अच्छी थी हमारी बेटी, लाखों में एक, अब कैसे हो गई है। हम घर आ गए। किसी प्रकार शाम ढली। रात्रि ने अपने पांव फैलाने शुरू किए। मैं अपने कमरे में अव्यवस्थित कुछ चीजें ठीक कर रहा था। मन कुछ उद्विग्न था। पत्नी रसोई में शाम का भोजन बनाने में व्यस्त थी। मुझे बार बार पत्नी के कहे गए शब्द याद आ रहे थे। सही तो कह रही थी, लाखों में एक थी मेरी बिटिया। सहसा फोन की घंटी से मेरी तंद्रा भंग हुई। फोन उठाकर देखा तो समृद्धि का फोन था। पापा, मैं नौकरी के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। आप पता करके फीस वगैरह जमा करा दीजिए। डिलीवरी के पश्चात मैं नौकरी के फॉर्म भरना प्रारंभ कर दूंगी। जितना शीघ्र हो सके मैं कोचिंग प्रारंभ करना चाहती हूँ। बेटी की बात मैं ध्यान से सुन रहा था। अच्छा लग रहा था, किंतु मन की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। पापा, मम्मी कहाँ है? रसोई में है बेटा, मैं उनको फोन देता हूँ, कहकर मैं रसोई की ओर बढ़ चला।